अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी हमारे पास स्टोक्स थ्योरम एंड द डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 6 हम कर रहे थे द डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, द रिलेटेड इंटीग्रल थ्योरम्स। आपको याद होगा कि हमने इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स थे उनसे रिलेटेड हमने प्रूफ्स किए थे। जैसे हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम से रिलेटेड कुछ थ्योरम थे, कर्ल थ्योरम थे, ग्रेडियंट थ्योरम था, हमने इन सबके प्रूफ्स कर लिए थे। अब जो हमारे पास प्रूफ रहता है वो है ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस थ्योरम का खुद का प्रूफ। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूफ करना है हमने। अब ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम की फॉर्म दी गई है इसे हम वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास ये वेक्टर फंक्शंस यूज हो रहे हैं। अगर मैं इन्हीं फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी ले लेती, a1i प्लस a2j प्लस a3k हैट के साथ, तो फिर मैं कह सकती थी कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो अब हमने प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस थ्योरम हमने किस तरह से प्रूव किया है। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, इसमें हमें पता है कि हमारे पास एन हैट, हमारे पास अगर यहाँ पे अपना यहाँ पे जो आपका ऑथर है वो वी की जगह आर यूज कर रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम कुछ भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट है कि एन हैट हमें पता है कि वो आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल होता है हमारी सरफेस एस के। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास ए एक्सप्रेशन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास वेक्टर a1i a2j प्लस a3k है। a1 की वैल्यू और डेल्टा वेक्टर की वैल्यू जो कि हमारे पास होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। अगर हम ये वैल्यूज यहाँ ऊपर पुट कर दें, ऊपर हमने फार्मूले में यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब वो कहता है टू एस्टैब्लिश दिस वी प्रूव दैट द रिस्पेक्टिव इंटीग्रल्स ऑन ईच साइड आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि चाहे ये सरफेस इंटीग्रल हो लेफ्ट साइड का या राइट साइड पे जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है ये सब सेम है। ठीक है, तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, हम एक सरफेस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एस सरफेस है और उसे हम किसी S1 और S2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसका अपर पार्ट और एक उसका लोअर पार्ट, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, कि हमने उसे दो पार्ट में कर दिया। अब नीचे वाला पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई n1 हैट यूनिट नॉर्मल है और माइनस k हैट उसका। और अगर हम इस सरफेस की प्रोजेक्शन ले लें, बेसिकली हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, तो सरफेस इंटीग्रल में हमारे पास दो तरह की सरफेसेस वो कहता है हम ब्रेक कर सकते हैं S1 और S2 में, और हर एक के लिए हमें n हैट मिल गया और उस सरफेस का जिस डायरेक्शन में या जिस प्लेन पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमने यूनिट वेक्टर्स भी यानी उन प्लेन्स के ऊपर भी जो हमारे पास नॉर्मल है वो भी कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम डाउनवर्ड हम S1 की तरफ देखें तो वहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हम इनका प्रोजेक्शन कहाँ ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, इस वजह से माइनस k हैट और पॉजिटिव k हैट आए हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास z के लिए भी वैल्यूज हैं F1 और F2। अच्छा, अब हमें यहाँ से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड किस तरह का होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, यानी हम एक्स वाई प्लेन में करेंगे, हमारे पास दो सरफेसेस की वैल्यू बनेगी। व्हाट अबाउट दिस,
व्हाट अबाउट दिस राइट हैंड साइड? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। ये एडिटिव फंक्शन है, यानी हम इस पे अलग और इस पे अलग अप्लाई किया जा सकता है आपका इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक वैल्यू ले ली और उसके करस्पॉन्डिंग हम ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, A3 के लिए कंसीडर किया है तो हम dz dy dx ले रहे हैं। अब हमें z का पता है, z फंक्शन f1 से f2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। क्या यहाँ पे कोई A3 xyz का फंक्शन आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसल आउट, लिमिट्स पुट कर दी। इसमें लिमिट्स पुट कर दी है। लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन गई। अब वो कहता है अगर ये देखें फॉर द अपर सेट S2 अगर हम देखा जाए तो dy dx की वैल्यू cos ओमेगा 2 है, जबकि ds2 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये बनती है कि नहीं बनती? ds2 चेंज इन, ये इक्वल जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से इक्वल जा रहे हैं। वो कहता है फिर cos ओमेगा की वैल्यू हमारे पास k डॉट n हैट 2 आ रहा है। वो क्या कहता है, कैसे आ रहा है? तो आपको कहता है इसी तरह से अगर हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को डिफरेंशिएट कर लें। ये देखो, हम कह रहे हैं जब गामा 2 n 2 हैट और k के दरमियान का एंगल है तो यहाँ पे ये एक बेस लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एक बेस लाइन, यहाँ पे एक होगी जी बेस लाइन हमारे पास थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप देखो तो ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कोस की वैल्यू जनरेट करूं तो कोस की वैल्यू आएगी बेस और हाइपोटेन्यूज का फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब आएंगे, जब ये दो वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं तो इनकी जो फ्रैक्शन आती है वो डॉट के साथ आती है, n2 हैट डॉट k हैट की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ से इस एक ट्रायंगल को सॉल्व करने पे हमें मिलता है कि कोस गामा 2 की जो वैल्यू आती है वो आती है n हैट k हैट डॉट n2 हैट या n2 हैट डॉट k हैट, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से आप जब लोअर पार्ट को देखेंगे जहां S1 है वहां पे भी सेम प्रॉपर्टी कि आप ट्रायंगल को सॉल्व करके वहां से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी हमने वहां से पहले z के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट किया था। z को करस्पॉन्डिंगली इंटीग्रेट करने पे हमें वैल्यू मिल गई 2। अब इन दो वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है तो ये डबल इंटीग्रल इस पे अलग लगेगा और दूसरी इस वैल्यू पे अलग लगेगा और इस वैल्यू पे अलग लगेगा। तो हमने वही कर रहे हैं। अब सबसे पहले वो क्या कर रहा है, वो एक वैल्यू को कंसीडर कर रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू होती है f2 की होती है तो क्योंकि f2 के करस्पॉन्डिंग है तो वहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि हम r प्राइम S2 ले रहे हैं, S2 में A3 आ जाएगा और dy dx की जगह आपके पास आपने जो वैल्यू उनकी निकाली है वो पुट कर देंगे। सिमिलरली फॉर f1। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज को ऊपर पुट कर दें। ऊपर पुट करने पे हमें क्या मिलता है कि s के A3 k हैट डॉट n हैट। बेसिकली अगर हम दोनों तरफ देखें तो ये S2 के साथ है, ये S1 के साथ है, तो दोनों का अगर मैं कहूं मिला के हमारे पास टोटल क्या बनती है S। हमने S को ही किया था ना, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू S वो बन गई। ठीक है, अब इसी तरह से वो कहता है हम सिमिलरली इनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं YZ और XZ प्लेन के ऊपर, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के ऊपर प्रोजेक्ट करके आप फर्दर ये वैल्यूज निकाल सकते हैं कि ये इसके इक्वल है और ये A2j के इक्वल है। अब जब इन तीनों इक्वेशंस को सम अप करेंगे, इक्वेशन 2, 3 और 4, तो आपकी यहाँ से सम अप होने के बाद ये आपको वही वैल्यूज दे देंगी जो आपके इनिशियली आपके पास टर्म में थी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आपका कि डाइवर्जेंस थ्योरम होल्ड करता है।
अब हो सकता है आपको डाइवर्जेंस थ्योरम रेक्टेंगुलर फॉर्म में करने के दिया जाए। अगर आपको वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो आपने यही वाली वैल्यूज करनी होती हैं, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म का प्रूफ है, ठीक है। अगर आपको रेक्टेंगुलर बेस में दिया जाता है तो फिर आपको पता है कि रेक्टेंगुलर में उसकी डेफिनेशन ये हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से फर्दर अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई है कि डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करें। एक वेक्टर ए दिया गया है और ऐसे एक सरफेस दी गई है जिन्हें ये मजीद प्लेन्स जो है बाउंड करते हैं। हम देखें आपके पास x = 0 to 1 x की लिमिट है, y की लिमिट है और z की भी लिमिट गिवन है। तो हम जब भी इसको निकालेंगे, इसको बड़ा काम करना आसान है। हम इसके सरफेस को कहेंगे, हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम सरफेस एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे और वॉल्यूम वाला फाइंड कर लें तो हम कहेंगे कि जो इसका आंसर आया है वही आंसर इस सरफेस इंटीग्रल का आएगा, ठीक है। तो हमने जस्ट सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमने जस्ट वॉल्यूम कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा,